नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। 15 नवंबर को मध्य प्रदेश सहित देश भर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई, लेकिन जयंती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के धार पहुंचने को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल किए हैं। उमंग सिंघार ने आदिवासियों पर अत्याचार, पेशा कानून और विस्थापन को लेकर सवाल खड़े किए। इसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सिंघार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हर विषय नकारात्मक ही दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं आदिवासियों के मुद्दे पर आमना सामना। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के धार पहुंचने को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल किए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासी भाई बहनों पर अत्याचार कब रुकेंगे, पेशा कानून का क्रियान्वयन कब होगा, जिन आदिवासियों की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है उन्हें न्याय दिलाने के लिए सरकार क्या नीति है, और खनन और विकास परियोजनाओं के नाम पर आदिवासियों के विस्थापन कब रुकेंगे। सभी सवालों के जवाब देने की मांग नेता प्रतिपक्ष ने की है। प्रदेश की सरकार आदिवासियों के लिए बड़े आयोजन तो करती है, लेकिन आदिवासियों के विकास की बात कहाँ करती है। आदिवासियों की जो मोहन यादव जी से मेरे प्रश्न है कि आज प्रदेश के अंदर जो स्थिति प्रदेश में आदिवासियों की, क्या इसके बारे में मोहन यादव जी बोलेंगे। मेरे मोहन यादव जी से कुछ प्रश्न है कि आदिवासी युवाओं को जो छात्रवृत्ति मिलती उन्हें समय पे नहीं मिलती, क्या इनको समय पे मिलेगी, ये बताएं। क्या पेशा कानून आदिवासी क्षेत्र के अंदर उसका क्रियान्वयन सही तरह से हो, ये आप सुनिश्चित कब करेंगे, ये बताएं। आदिवासियों को विकास के नाम पर, खनन परियोजनाओं के नाम पर विस्थापित किया जा रहा, उजाड़ा जा रहा, क्या सरकार इसमें अपना पक्ष रखेगी। मोहन यादव जी, जल जीवन मिशन के अंदर आदिवासी क्षेत्र, कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जिसके अंदर आज भी उन टोटियों के अंदर पानी नहीं आया, ये कब तक आएगा, ये क्या मोहन यादव जी सरकार आप बताएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बनाएं, आयोजन करें आदिवासियों के लिए, लेकिन आदिवासियों के अधिकारों को वंचित रखकर अगर आयोजन करना है तो ये गौरव दिवस नहीं है। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर चीज पर सवाल खड़ी करती है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हर चीज में नकारात्मकता ही दिखती है, इसीलिए जनता भी कांग्रेस को नकारती जा रही है। देखिए, कांग्रेस हर चीज पर प्रश्न खड़ा करती है। मैं यहाँ आया हूँ, 2 प्रश्न खड़ा करेगी। अरे भाई, मैं आया हूँ, मेरी श्रद्धा है, आप आइए, किसने मना किया है। तो हर चीज में कांग्रेस को नकारात्मक दिखती है, इसलिए कांग्रेस नकारात्मक होती चली जा रही है और इसलिए जनता भी कांग्रेस को नकार रही है। चलिए, आमना सामना में आज के मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर प्रेम व्यास प्रवक्ता भाजपा से, जितेंद्र मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस से और रमेश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आमना सामना में पहला सवाल कांग्रेस से। जितेंद्र मिश्रा जी, सरकार के प्रयास जो आदिवासियों के लिए किए जा रहे हैं, वह कांग्रेस को क्यों नहीं आ रहे रास, जैसा भाजपा ने कहा है। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार जो प्रयास करने की बात कह रही है, ये पाखंड है, ये ढकोसला है। आप एक बार आदिवासी अंचल में जाके देखिए, उनकी हालत का आपको आकलन हो जाएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ढिढोरा पीट रही है कि आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार काम कर रही है। आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आदिवासियों के मुंह पर पेशाब की। ये एक कोई न्याय संगत बात होगी? ये एक लोकतांत्रिक सरकार का कर्तव्य बनता है कि इस तरीके के लोगों को साथ में क्या सजा दी जाए। चलिए, एक घटना हुई, आपने उस पर सजा दी, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो जाते कि 18 महिलाओं के साथ कृत्रिम बलात्कार, इसका क्या जवाब है सरकार के पास। पूरे प्रदेश में नल जल योजना चल रही है, लेकिन उन आदिवासी गांवों में उनकी नलों में पानी नहीं पहुंचा। इसके पीछे क्या कारण है? सिर्फ यही कि वो आदिवासी है। चुनाव आता है तो जय शाह और धनंजय शाह याद आ जाते, रघुनाथ शाह याद आ जाते। चुनाव जाने के बाद इन आदिवासियों को क्यों पूछ परख खत्म हो जाती है। निश्चित तौर पर आप ही देखिए, जितने भी आदिवासी
छात्रावास चल रहे हैं, उनमें छात्रवृत्ति 3-3 साल से पेंडिंग है। क्या जवाब है सरकार के पास? सिर्फ माला पहना देना, सिर्फ आदिवासी की बात कर देना, इससे कुछ जी। नहीं होगा। आदिवासियों की उन्नति के लिए तो आपको उनको सुधार लाना पड़ेगा उनकी जीवन शैली में। अवैध कब्जे हैं उनकी जमीनों पर, पैसा कानून लिया है, लेकिन उन अवैध कब्जों को छुड़ाने की दिशा में कौन काम करेगा? सरकार को काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए? आज क्यों वो परेशान है? उनको उनकी जमीन पर कब्जे नहीं मिल रहे हैं। जो गांव के बाहुबली लोग हैं, जो गांव के बड़े लोग हैं, उन्होंने उनकी जमीनों पर कब्जा कर रखा है। ठीक। और ये सबको मालूम है, सरकार को भी मालूम है, लेकिन इस दिशा में क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? ठीक, चलिए इसी का जवाब हम डॉक्टर प्रेम व्यास जी से ले लेते हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा को आदिवासी केवल चुनाव के समय याद आते हैं, बाकी समय अत्याचार होते रहते हैं, आंखें मूंदे रहते हैं। देखिए अभिनव जी, पाखंड क्या होता है कि 70 वर्षों तक आदिवासी के हितों को जो है ध्यान ना देते हुए सिर्फ उनको वोट बैंक की तरह यूज करना, और उसके बाद में चुनाव के पूर्व में जो है इस तरह की बयानबाजी करना, तो ये कांग्रेस का बहुत अच्छा कृत्य है जिसको आदिवासी समाज भी देख रहा है। आप देखेंगे 70 वर्षों तक मध्य प्रदेश के कई सारे ऐसे गांव थे जहां पर जो है 2003 के पूर्व में बिजली, पानी, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का वहां पर शून्य था। अभी सिवनी जिले का सिंजरई करके गांव आदर्श ग्राम स्थापित हो चुका है। मुझे लगता है कि इनको वहां जाकर देखना चाहिए, पर जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त की ताई जैसी, और इसके पूर्व में आदिवासियों के लिए उन्नत ग्राम परियोजना की मंजूरी हुई है जिसमें लगभग 5 करोड़ आदिवासी लाभान्वित हो रहे हैं। लगभग 80,000 करोड़ का प्रावधान रखा है बजट में, और हम बकायदा बजट में रखने के पश्चात कहते हैं कि हम ये विकास कार्य कर रहे हैं। और अभी जो 2 सौगातें आज ही के मुख्य दिवस में दी गई है वो छिंदवाड़ा में श्री बादल भाई के नाम से जो हमने ऑडिटोरियम करा, लगभग 40 करोड़ रुपए, और उसमें शंकर शाह, रघुनाथ शाह के नाम से भी करा। तो निश्चित रूप से आज विकास पथ पर आदिवासी समाज को हम अग्रसर कर रहे हैं। इन्होंने कहा आदिवासियों के साथ घटना, मुझे एक घटना का उल्लेख करिए जहां पर 24 घंटे में कार्रवाई नहीं की हो, और दूसरा जिस घटना का उल्लेख आप कर रहे हैं शिवांगी, उस व्यक्ति ने कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी, भारतीय जनता पार्टी से जरूर नाराज था, लेकिन हमने तुरंत कार्रवाई करी, डिमोलिशन की कार्रवाई भी करी, अपराधी को जो है सलाखों के पीछे ले जाने का भी कार्य करा। वहीं 2003 के पूर्व में घटनाक्रमों को थाने तक भी नहीं लाया जाता था, लेकिन आज आदिवासी समाज अपने अधिकारों के लिए प्रदत्त होकर निश्चित रूप में प्रदेश सरकार के समक्ष अगर कोई मांग है तो अपने प्रतिनिधित्व के रूप में वो वहां उपस्थित होता है। आज राष्ट्रपति हमने आदिवासी समाज से किया, बताइए 70 वर्षों में कांग्रेस ने दिया है क्या? तो आज आदिवासी समाज पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चूंकि विकास उन्मुख राजनीति की बात हो, या अभी जो हमने घोषणाएं करी कि सेना में हम जनजातीय बटालियन का गठन कर रहे हैं, फ्री कोचिंग दी जा रही है, यूपीएससी पीएससी के लिए गाइडलाइंस दी जा रही है, आकांक्षा योजनाओं के माध्यम से हम फ्री कोचिंग दे रहे हैं, राशन आपके द्वार चला रहे, तेंदु पत्ता संग्रहणियां जो लगभग 11 लाख से ज्यादा थी और जो विकास में अछूती थी, आप बताइए उनको कभी कांग्रेस ने जो है समझने के प्रयास करे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी उनको अनुदान भी दे रही है, उनको मुख्य धारा में भी लेकर आ रही है। ठीक, चलिए इसी के साथ हम रमेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार का रुख कर लेते हैं। रमेश जी, जिस प्रकार से डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने भी इस बात का जिक्र किया, जैसे 90 के दशक के बाद आदिवासियों का जो मोह है वह कांग्रेस से एक के बाद एक लगातार भंग होता हमें दिखा है। कुछ भाजपा के साथ गए, कुछ क्षेत्रीय दलों के साथ गए, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, मोटे तौर पर समय के साथ जागृति आई है जी, क्योंकि आदिवासी कहें या संवैधानिक शब्द, इनके लिए जनजातीय शब्द है जी। तो जनजातीय समाज ने हमेशा जब भी भारत पर आक्रमण हुआ है, वो आक्रमण सिकंदर का रहा हो या उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का रहा हो, या जिस किसी के भी आक्रमण रहे हो, तो ये जो वन में रहने वाले हमारे जनजातीय समाज है, इन्होंने उनका सख्ती के साथ सामना किया। क्योंकि स्वतंत्रता की लड़ाई में कांग्रेस एक बड़ा बैनर था, तो जितने भी क्रांतिकारी निकले या अहिंसक आंदोलन हुआ, आप वनों में देखें तो वनों में भी दोनों प्रकार का आंदोलन है, क्रांतिकारी आंदोलन भी है और अहिंसक आंदोलन भी है। जिनकी हम आज जयंती मना रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा की, उन्होंने भी 3 टीमें अलग अलग बनाई हुई थी। एक टीम तो वो थी जो पूरे वनवासी समाज को, जनजातीय समाज को उनकी मूल संस्कृति से जोड़ने की, जो संस्कृति से तोड़ने का अभियान अंग्रेजों ने चलाया था, तो उसको उन्होंने करीब 7,000 लोगों को दोबारा घर वापसी की। इन्होंने खुद को भी, इनका नाम भी डेविड मुंडा रख दिया गया था, तो उन्होंने फिर अपने नाम
वापस किया और 7,000 लोगों को वापस किया। तो एक टीम उनकी प्रवचन और संस्कृति पर काम कर रही थी, दूसरी उनके पास एक 700 लोगों का क्रांतिकारी दल था, फिर इसके अलावा कुछ और लोग थे जो अहिंसक आंदोलन भी कर रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन था स्वतंत्रता संग्राम का, तो जितने लोगों ने काम किया कांग्रेस के बैनर से ही किया। आरएसएस के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, वो आरएसएस की स्थापना के बाद कांग्रेस के बैनर से ही जंगल सत्याग्रह में जेल गए थे, सजा हुई थी उनको। कि सारा जनजातीय समाज कांग्रेस, समय के साथ फिर जागृति भी आई है, कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं आया, कुछ लोग कांग्रेस में रहे, कुछ लोग कांग्रेस से बाहर चले गए। क्योंकि कांग्रेस में आकर न केवल जनजातीय समाज में भी देखें कितनी बड़ी संख्या में लोग हैं, उन्होंने त्यागपत्र दिया। गांधी जी ने त्यागपत्र दे दिया था, लोहिया भी कांग्रेस में थे, सावरकर जी भी कांग्रेस में थे, अरे जो लोग थे धीरे धीरे, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस में थे। तो समय के साथ कुछ लोग कांग्रेस से दूर हुए, तो जनमाज का भी एक बड़ा वर्ग हुआ। जी ये कोई आश्चर्य नहीं है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो कुछ लोग कांग्रेस में हैं अभी और कुछ लोग भाजपा में आ गए, फिर लौट करके कांग्रेस चले गए। तो ये प्रक्रिया तो ऐसी चलती चली जाएगी। जी इसी के साथ हम जितेंद्र मिश्रा जी के पास चलना चाहेंगे। जितेंद्र जी, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अगर हम आंकड़े देखें तो ऐसा लगता है कि आदिवासियों का हाथ भाजपा के साथ है। फिर ये जो आपके आरोप हैं इनमें कितनी सच्चाई है? हाँ देखिए अभिनय जी, आपके पास में वरिष्ठता का, पत्रकारिता का अनुभव है, इसका तो जवाब आप आपके चैनल से ले सकते हैं। अगर आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो आज आपने देखा विजयपुर में उन आदिवासियों पर गोली चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? आसानी से वोट दे रहे होते वो। बुधनी में बीएलओ आदिवासी अंचल में पर्ची क्यों नहीं बांट के आ पाए? ये बताता है कि आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से आदिवासी की हालत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खराब हुई। उनका कोई कसूर नहीं, उन्होंने इस देश की आजादी में, जैसे शर्मा जी ने बताया, बराबर सहयोग किया, इस देश की तरक्की में अपना योगदान दिया। लेकिन वहां के विकास को नक्सलवाद के नाम पर रोका जाता। आज ये हालत है कि वो आदिवासी, वो नक्सलवाद जो उड़ीसा से चल के बालाघाट तक आ गया, सरकारी रिपोर्ट बता रही है, इसके नाम पर आदिवासियों का शोषण होता है, इसके नाम पर आदिवासी क्षेत्रों में विकास की किरण नहीं पहुंचाई जाती। तो मेरा ये कहना है कि आज आपको वो कदम उठाने पड़ेंगे। आपको एक चीज और बता दूं कि आदिवासी विकास के नाम से जो स्पेशल फंड आता है उसको भी उन्होंने दूसरे खर्चों में यूज कर लिया। तो आदिवासी का विकास होगा कहां से, ये तो पता चले। ये सरकार आदिवासी विकास की कौन सी नीति बना रही है, उसके परिणाम इन 20 सालों में अगर दिखे हो तो आप हमें बताइए कि मध्य प्रदेश का आदिवासी खुशहाल हो गया, मध्य प्रदेश का आदिवासी स्वावलंबी हो गया, मध्य प्रदेश के आदिवासी के चेहरे पे चमक आ गई। लेकिन 20 सालों से आप सिर्फ वोटों की राजनीति करते रहे। आपने देखा जहरीली चप्पलें पहनने को मजबूर हुआ मध्य प्रदेश का आदिवासी, मध्य प्रदेश का आदिवासी दाने दाने को मोहताज हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से उसको जमीन पर अधिकार दिया गया था, आज तक वो कानूनन काबिज नहीं हो पाया, उन पर सिर्फ पट्टे रखे घूम रहा है जो हमारी सरकार ने दिए थे। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उन दबंगों से जमीन छुड़ाना, आदिवासी को देना। आज आप उत्खनन के नाम पर विस्थापन की बात करते हैं, विस्थापन के नाम पर डराया जाता है, लेकिन उनका उचित विस्थापन नहीं होता। मेरे अपने रायसेन जिले में ओबेदुल्लागंज में राता पानी अभ्यारण्य के नाम पर करीब 35 गांवों का विस्थापन होना है, लेकिन उनका विस्थापन नहीं कर रही है सरकार। तो इस तरीके से शोषण आप कर रहे हैं, लेकिन कहने को आप कुछ भी कहते रहिए। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण यह है, एक आदिवासी को 10 फीट जिंदा जमीन में गड़ा दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकर्ताओं द्वारा। तो इसका दोषी कौन है? अगर आपको आदिवासी का विकास करना है तो आपकी नियत होना चाहिए, लेकिन इस तरीके से पाखंड से तो आदिवासी का विकास नहीं होगा। जी बिल्कुल। चलिए इसका जवाब हम सीधा डॉक्टर प्रेम व्यास जी से ले लेते हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, कांग्रेस ने विजयपुर की घटना का मामला फिर से उठाया है। इसमें आदिवासियों पर अत्याचार की बात भी कही गई है और लंबे समय से शोषण के आरोप भी लगाए गए। जवाब दीजिए।
देखिए, निश्चित तौर पर अभिनव जी, विजयपुर की जो घटना थी, आप देखिए उसका पूरा संज्ञान लीजिए कि उसमें आचार संहिता का उल्लंघन स्वयं कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। जब 24 घंटे के भीतर उनको क्षेत्र छोड़ देना था तो वहां पर बैठकर क्या योजनाएं बना रहे थे, और उसके बाद रात में उसी क्षेत्र में घटनाक्रम का हो जाना, तो यह प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस वहां पर सुनिश्चित हार को देखते हुए अराजकता फैलाना चाहती थी। और इसी पर कृष्ण बिहारी नूर जी का बहुत अच्छा जो उन्होंने दुआ कहा था कि सच बढ़े या घटे तो सच ना रहे, झूठ की देखो कोई इंतहा ही नहीं है, और अगले दिन पुनः हमला करवा देना चुनाव मतदान होने के पश्चात। हम अच्छी में मेजोरिटी के साथ में है, वहां की जनता हमारे साथ में, लेकिन किस तरह से अराजकता फैलाए। और आने के पहले तो जीतू पटवारी जी स्वयं कह के आए कि अब तो जो है कार्यकर्ताओं के भरोसे। उसके पूर्व में गोविंद सिंह जी जो है अपने भाषणों में कह चुके हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में शाम दाम दंड भेद लगाने जैसे कैंडिडेट्स हम रखेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को 2023 के चुनाव के पूर्व कह चुके हैं, और उसी चीज को उन्होंने यहाँ पर सार्थक रूप में प्रदर्शित करा। आज आदिवासियों के लिए जो इतनी बात करें, मुझे बताया 600 सरकारी योजना थी, एक भी योजना आदिवासी गांव के नाम से क्यों नहीं दी गई। वही रानी दुर्गावती जो रानी कमलापति स्टेशन का नाम जब हमने रखा था तो आदरणीय विपक्ष के नेता ने यह कटाक्ष करा था कि पता नहीं कहां से उठाकर नाम रख देते हैं। आदिवासी वीरांगनाओं को लेकर इनका दृष्टिकोण क्या है, ये तो इनके नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के रूप में जब गोविंद सिंह जी ने उन्होंने प्रदर्शित कर दिया था, और आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का भी जो है विरोध कांग्रेस के बड़े नेताओं ने करा था। तो कांग्रेस के आदिवासी समाज के, हमारे जनजातीय समाज के घोर विरोधी है। और उसके बाद आदरणीय शंकर शाह जी या रघुनाथ शाह जी के नाम से यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा में पूर्व में स्थापित की, तो चुनाव की बात है क्या। उससे पूर्व में प्रधानमंत्री जी पटल पर खड़े होकर कह चुके हैं कि हम पैसा नियम नहीं हटाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की असफलता और भारतीय जनता पार्टी की सफलता को प्रदर्शित करता है। लगभग 79 विकास खंड ऐसे जहां पर पैसा नियम लागू किया गया, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी का आज मोद हो रहे थे आदिवासी अंचलों में जिन्होंने श्रेष्ठतम कार्य करा है उनको बुलाकर हम वहां पर सम्मानित कर रहे हैं। एक वो दौर था कि जहां पर नेगेटिविटी प्रदर्शित की जाती थी, आज वो दौर है जब समाज के अंतिम छोर से व्यक्ति को बुलाकर उसको ये विश्वास प्रदर्शित किया जाता है कि आज जो सरकार है वो तुम्हारे साथ है। तेंदुपत्ता संग्रहणियों का 1000 रुपए अनुदान कमलनाथ की सरकार क्यों खा गई थी? 18 महीने बाद उनके पास है नहीं। आहार अनुदान का 325 करोड़ रुपया डिजिटलाइजेशन के माध्यम से ट्रांसफर किया जा चुका है। अब उसमें कहीं भी किंतु परंतु नहीं है कि आहार अनुदान वहां नहीं पहुंचा, क्योंकि 48 करोड़ खाते निर्मित करना उन आदिवासी अंचलों में उन आदिवासी बहनों को जो है उससे लाभान्वित करना, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी पारदर्शिता के साथ में आज सर्व समाज के हित के लिए कार्य कर रही है। ठीक, बिल्कुल। इसी के साथ हम रमेश शर्मा जी के पास चलना चाहेंगे। रमेश जी, जिस तरह से डॉक्टर प्रेम व्यास जी ने तमाम योजनाएं गिनाई, सरकार आदिवासियों के सुधार और बेहतरी के लिए तमाम योजनाएं लाती है, एक पूरी फहरिस्त योजनाओं की होती है, इसके बाद भी आदिवासियों की स्थिति में व्यापक सुधार क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि योजनाएं बनी हैं। सुधार के लिए बहुत आवश्यक होता है कि जिस व्यक्ति के लिए, जिस वर्ग के लिए या जिस क्षेत्र के लिए योजनाएं लागू की गई हैं, उस क्षेत्र के लोगों में जागृति हो, कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के लोगों में शासन प्रशासन का भय ना हो। तो कुल मिलाकर के ये जो इसको वातावरण बदलने में, क्योंकि लगभग 1012 वर्ष तक भारत में जो भी सत्ता रही है, वो सल्तनत काल की सत्ता रही हो या अंग्रेजी काल की सत्ता रही हो, उसने सबसे ज्यादा अगर दमन किया है तो वो वन क्षेत्रों में किया है, और जनजातीय समाज के सामूहिक नरसंहार हुए हैं, सामूहिक नरसंहार, उनको जिंदा गांव में जलाया गया है। ये नागपुर के रेजिडेंट की रिपोर्ट है, जब जो भोसले थे नागपुर के, वो मध्य प्रदेश के वनों में आ गए और यहाँ के हमारे जो जनजातीय बंधु थे उन्होंने संरक्षण दिया, तो गांव के गांव जिंदा जलाए। तो रेजिडेंट ने लिखा है कि इस तरीके से जिंदा ना जलाया जाए। तो ये जो अत्याचार हुआ उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनोभाव में थोड़ी सी गिरावट आई, तो उस गिरावट को दूर करने में समय लगेगा ताकि उन योजनाओं के प्रति जागृति हो। सरकार की कितनी योजनाएं हैं, योजनाएं कांग्रेस ने भी बनाई है, भाजपा ने भी, लेकिन योजनाओं के प्रति जागृति होना, तो वो जो एक बात इस सरकार की जो प्रशंसा करने योग्य है, खासतौर से मोदी जी के आने के बाद, कि जनजातीय समाज का मनोबल कैसे बढ़े। भारत का ऐसा कोई प्रांत नहीं है, वो बिहार हो, वो झारखंड हो, वो मध्य प्रदेश हो, वो छत्तीसगढ़ हो, वो राजस्थान हो, वो उत्तर प्रदेश हो, जहां के जो बलिदानी है जनजातीय समाज के लोग, उनकी प्रतिमाएं स्थापित करना, उनके नाम पर कुछ ना कुछ शुरुआत करना। जैसे कि ये मान लीजिए हम आज ही जनजातीय गौरव दिवस अगर मना रहे हैं, तो ये शुरुआत भी इसी समय हुई है। तो कुल मिलाकर के वो जो मनोबल जागृत होने का, एक और बात बहुत आवश्यक है,
सारे के सारे समाज को, जनजातीय समाज को या आदिवासी कह करके या ट्राइबल कह करके जो अंग्रेजों ने बांटने का प्रयत्न किया था, तो मैं समझता हूं उसको बहुत आवश्यक है कि जनजातीय समाज और नगरीय समाज, ये दोनों समाज अलग नहीं है। 300 साल 400 साल पहले बंबई एक गांव हुआ करता था, 500 साल पहले कलकत्ता एक छोटा सा गांव हुआ करता था, समय के साथ वो महानगर बने। ठीक उसी प्रकार हमारे, अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए मुर्मू जी हैं जो हमारी राष्ट्रपति हैं, मुर्मू चूंकि ऋषि हुए हैं, हमारे यहाँ उर्व ऋषि हुए हैं तो उराव सरनेम है, हमारे यहाँ श्रृंगी ऋषि हुए हैं तो श्रृंगार सरनेम है, हमारे यहाँ मंडूक ऋषि हुए हैं तो मांडू सरनेम उनके, और मांडवी उनके सरनेम आता है, और मुंडा सरनेम उनके यहाँ आता है। जिस तरीके से चाणक राणा जो है वो राजपूत का भी सरनेम है, और राणा भील, राणा पूंजा, राणा प्रताप के जो सेनापति थे राणा पूंजा। तो कुल मिलाकर के हमारा जो वनवासी समाज है वो भी सब ऋषियों का की संतान है। आप अगर देख सकते हैं सबरी जी का सबने नाम, ये तो सब जानते हैं कि राम जी ने उनके जूठे बेर खाए, लेकिन वो मातंग ऋषि की शिष्या हैं। मातंग ऋषि ने अपना उत्तराधिकारी फिर माता शबरी को बनाया। तो कुल मिलाकर के ये जो समाज को उन्होंने डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की थी, तो हमको जनजातीय गौरव दिवस पर इस बात पर भी विचार करना है कि संपूर्ण भारतीय समाज एक है और वो ऋषियों की संतान है। कश्यप गोत्र आप देख लीजिए, बलिराम कश्यप थे, कश्यप गोत्र होता है, यहाँ भी होता है कश्यप गोत्र। तो कुल मिलाकर के जैसे मान लीजिए अभी शंकर साय, रघुनाथ साय का नाम आया, बस 1 मिनट में और बात खत्म कर रहा हूँ। रानी दुर्गावती वो चंदेल राजवंश की लड़की है, चंदेल सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, उनकी माता जो है राणा सांगा की बहन है, और गोंडवाने में अगर ब्याही है तो इसका मतलब हमारे यहाँ वनवासी समाज और नगरवासी अलग अलग नहीं है, सब ऋषियों की संतान है। जी बिल्कुल। इसी के साथ हम डॉक्टर प्रेम व्यास जी का रुख करना चाहेंगे। प्रेम व्यास जी, कांग्रेस का आरोप है कि एक तरफ ना तो सरकार आदिवासियों का पलायन रोक पा रही है, दूसरी तरफ अगर कहीं विस्थापन की जरूरत पड़ती है, विस्थापन की नौबत आती है, तो सही समय पर विस्थापित नहीं किया जा रहा, शोषण किया जा रहा है, उन्हें परेशान करने के नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। जवाब दीजिए प्रेम व्यास जी। नहीं, देखिए, इसके पूर्व की अगर बात करेंगे तो लगभग 90,000 पट्टे आदरणीय शिवराज सिंह की सरकार के समय पर हमने वितरित करे थे। 30 लाख से ज्यादा भू अधिकार पत्र भी उसी समय वितरित करे थे। नर्मदा के आसपास कुछ विस्थापन हुआ था, उन विस्थापनों में आज भी राशि दी जा रही है 4 किस्तों में, और उसके बाद में उनको उनसे ज्यादा जमीन मुहैया कराने के पश्चात विस्थापन की कार्रवाई हुई है। इसीलिए कहा गया है कि दृष्टिबोध के मारे कांग्रेस बताएं कि कहां पर जो है अनियमितता है, लेकिन अनियमितता सिर्फ कांग्रेस की दृष्टि में। मैंने इसीलिए आपको कहा कि जन उन्नत ग्राम योजना के अंतर्गत लगभग 5 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का जो हमने दृष्टिकोण रखा है, उसमें सिवनी जिले में आदर्श ग्राम स्थापित किए जा चुके हैं। और विस्थापन की दृष्टि से अगर पूर्व से आदिवासी समाज को जंगल जमीन का अधिकार देने के पश्चात उनकी रुचि के अनुसार कार्य कर रहे पिछले 18 वर्षों में एक भी क्षेत्र ऐसा बता दे कि जहां से आदिवासियों को दबरिया या बलपूर्वक स्थापित किया हो, या उन क्षेत्रों में जो है घुसपैठ की किसी भी तरह की प्रयास किए हो। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारे जो योद्धा है, निश्चित रूप से उनको सही क्रम और सही पहचान पूरे देश में देने का कार्य आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दूसरा, हमने जो पूर्व में जो प्रयास किए हैं उसके व्यापक रिजल्ट निकल रहे हैं। फ्री कोचिंग, यूपीएससी हो, पीएससी हो, आर या फिर ग्रामीण अंचलों में विद्यालय स्थापित करके वहां निवास तक स्थापित कर रहे हैं, ताकि आदिवासी बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। और उसके लिए भी यूपीएससी पीएससी की कोचिंग अलग से उनको निःशुल्क व्यवस्था की है, जिसका व्यापक रिजल्ट मुझे लगता है आने वाले वर्षों में दिखने लगेगा। ठीक है। इसी के साथ जितेंद्र मिश्रा जी से हम सवाल करना चाहेंगे। जितेंद्र जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष या कहें भाजपा ने कांग्रेस को नेगेटिविटी से ग्रसित बताया है, हर चीज में नेगेटिविटी दिखती है, ऐसा कहा गया है, क्या ये ठीक है? देखिए, 20 सालों से ऊपर भारतीय जनता पार्टी सरकार में जी, अगर इस 20 सालों में भी आप विकास नहीं कर पाए, विकास सालों में भी यदि आदिवासी के हितों का संरक्षण नहीं कर पाए, तो हम सवाल उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? आप बताइए। जिन आदिवासियों को हमने पट्टे दिए थे जी, वो आप 20 साल से सरकार में है, उनको कब्जे नहीं दिला पाए, आज भी दबंग उनकी जमीन पर कब्जा करके बैठे। पूरे देश में नल जल योजना चल रही है, आदिवासी के गांव में नल नहीं पहुंचा है, इसको लेके सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? आज आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। जिस तरीके से आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर देते, इतनी हिम्मत कैसे हुई
इतनी हिम्मत ऐसे हुई कि इनके खिलाफ अपराधों पर कार्रवाई नहीं होती है। कहीं ना कहीं गरीब तबका है, कहीं ना कहीं पिछड़ा तबका है, इसलिए इस सरकार की हिम्मत पड़ती है, इनके कार्यकर्ताओं की हिम्मत पड़ती है कि ये उसका शोषण करे, उसके साथ मारपीट करे, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिखाया जा रहा है। तो ऐसा कानून जो है वो अमल में कब लाया जाएगा ये बताया जाए। विस्थापितों के नाम पर जो इनकी बर्बादी की जा रही है उसको लेकर के सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। इसको लेकर के सवाल खड़े होंगे और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अब अगर हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि नकारात्मक बात कर रहे हैं, तो क्या हम झूठी प्रशंसा करने लगे इस सरकार की? ठीक। रमेश शर्मा जी का रुख करना चाहेंगे। रमेश जी, जल जंगल जमीन को लेकर, जैसा भी जितेंद्र मिश्रा जी ने भी जिक्र किया, जल जंगल जमीन को लेकर आदिवासी आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं और लंबे समय से लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अंग्रेजों ने सारे जनजातीय समाज को उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया था, यहाँ तक कि वो अपने खाने के लायक भी उन ठेकेदार था, उसके सिपाही वहां पर तैनात रहते थे, उससे अनुमति लेना पड़ती थी। कितनी जैसी भुखमरी जैसी स्थिति बनी थी। तो उन कानूनों में समय के साथ हर सरकार ने संशोधन किया है, कांग्रेस ने भी किया है, भाजपा ने भी किया है, दोनों सरकारों ने संशोधन किया है। तो जैसा कि मैंने कहा, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। निश्चित रूप से ये सरकार जागृति का जो काम कर रही है, कहीं ना कहीं जागृति का जो काम है वो वनवासी जनजातीय क्षेत्रों में जागृति का जो काम हो रहा है, मैं समझता हूं ये सारी समस्याओं का समाधान बहुत शीघ्र होगा। विकास के लिए स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं विस्तार तो होता है, और स्वाभाविक रूप से जो अगर विस्थापन हुआ है कहीं वनवासी क्षेत्रों में तो उनको निरंतर पट्टे दिए गए हैं। अगर कहीं पर कोई समस्या है तो सरकारें उसका निराकरण कर रही है, समस्याएं दूर धीरे धीरे हो रही हैं। तो मैं समझता हूं, फिर एक और बात मेरा सोचना कई बार रहता है, हर चीज की एक समय रहता है। आज अगर हमको बात करना है तो आज केवल जनजातीय गौरव दिवस पर बिरसा मुंडा जी का बलिदान, और अपने अपने क्षेत्र में मान लीजिए भोपाल में भी कितने लोगों ने बलिदान दिया था, विलीनीकरण के समय कितने वनवासियों का नरसंहार हुआ है। लाल घाटी पर अगर जो नरसंहार हुआ है वो ज्यादातर वनवासी थे, जनजातीय समाज के थे, जहां आज भी उसका नाम हलालपुर है, वो हलाल किया गया था दोस्त मोहम्मद खान ने। तो स्वाभाविक रूप से आज बलिदानियों का स्मरण करने का और उनको नमन करने का और भारतीय विकास में उनकी जो भूमिका रही है उसके स्मरण करने का दिन है। बाकी शिकायतें तो अपन बाकी 363 दिन करते रहेंगे। जी बिल्कुल। और जिस प्रकार से रमेश शर्मा जी ने कहा कि जागृति ही जो उन्नति है उसका मार्ग भी प्रशस्त कर सकती है, प्रशस्त कर रही है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। आमना सामना में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।